जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग 10th CBSE के ज्योग्राफी के एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे रिसोर्सेज आखिर होता क्या है या कहते किसे हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। एग्जाम्पल में वो सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य का ज़रूरत का पूर्ति करे। जो कुछ आपको ज़रूरत है उसकी पूर्ति जिस चीज़ से होती है उसे हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिएगा, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। वो सारी चीज़ें जो पर्यावरण में मौजूद है, जो हमें हमारे ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराने में सामर्थ है और जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी पर्याप्त है और आर्थिक रूप से हम उस चीज़ को प्राप्त करने में सक्षम हैं और सांस्कृतिक रूप से भी वो मान्य है, वो सारी चीज़ें संसाधन कहलाएगा। रिसोर्सेस वो हर चीज़ जिससे आप अपनी सुविधा में इस्तेमाल करते हैं। जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी संसाधन है। जो आप खाना खाते हैं, जिस ज़मीन से, जिस खेत से वो मिलता है वो भी संसाधन है। जिस साइकिल से चलते हैं आप, बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, वो सारी चीज़ें जिनका इस्तेमाल आप करते हैं वो सभी संसाधन है। अब इसके बाद हम लोग संसाधन के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, किस तरीके से उसे क्लासिफाइड किया गया है और कितने कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, किन किन बेसिस पे संसाधनों को बांटा गया है। तो मुख्यतः इसे 4 बेसिस पे बांटा गया है। 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन एंड टर्मिनेशन एंड ओनरशिप एंड लास्ट इज लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला जब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, 2 पार्ट है, बायोटिक, अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेशन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, जो ओनरशिप के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। एंड लास्ट पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट लेवल, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, एक्यूमुलेटेड। ये जो 4 टाइप से यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनके बारे में हम लोग आगे अभी डिटेल में देखते जाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेस के बारे में। बायोटिक रिसोर्सेस किसे कहते हैं, जैव संसाधन किसे कहते हैं। देज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशर्स, लाइव स्टॉक, etc। वो सारी चीज़ें जो हमें बायोस्फीयर जैव मंडल से प्राप्त होती है, जिसमें जैसे कि ह्यूमन बींग, इंसान हो गया, वनस्पति जीव हो गए, या फिर जो पादप जीव है वो सब हो गए, या मछलियाँ हो गई, या पशु हो गए। वो सारी चीज़ें जिनमें जीव होता है, जो लिविंग बींग्स होते हैं, वो सारे के सारे किस संसाधन में आएंगे, बायोटिक रिसोर्सेस, जैव संसाधन। आइए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। आप लोग खुद जब देखते हैं, अगर आप एक चिकन खा के अपना पेट का भूख अगर ख़त्म कर रहे हैं तो वो चिकन बायोटिक रिसोर्सेस कहलाएगा। आप जो खाना खाते हैं, उस खाना को जो किसान तैयार करता है अपने खेतों में, जिस धान को जिस चावल में कन्वर्ट करता है, वो क्या है, बायोटिक रिसोर्स, क्योंकि वो जिंदा व्यक्ति है, उसके द्वारा वो चीज़ तैयार किया जा रहा है। अब बायोटिक रिसोर्सेज किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें जो निर्जीव हैं, जो मृत है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है। ऑल दोज थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, लाइक रॉक्स, मेटल, जैसे कि पहाड़, चट्टान, धातु, दीवार, ये बोर्ड, ये मार्कर, जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं वो फ़ोन, वो सारी चीज़ें जिनमें लिविंग बींग्स नहीं है,
जो जिंदा नहीं है, जो अपनी इच्छा से आ जा नहीं सक रहा है। आपका फ़ोन रख देने के बाद तो चलता नहीं है, हाथ में लेके आपको चलाना पड़ रहा है। तो बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज, वैसा रिसोर्सेज जो जीवित रहे, अबायोटिक रिसोर्सेज वैसा रिसोर्सेज जो मृत है, मरा हुआ है। इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए है सोलर, वाटर और विंड एनर्जी। वैसा रिसोर्सेज जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, उसका लगातार उपयोग करते रह सकते हैं। आप उसको यूज़ में लाते रहेंगे फिर भी वो समाप्त नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सोलर है, जैसे कि सौर ऊर्जा से सोलर प्लेट लगा के आप उसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर सकते हैं, जो कि सूर्य ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा। पानी से आप यूज कर सकते हैं। पानी ऐसा नहीं कि अगर पानी से हम बिजली बना रहे हैं तो पानी ख़त्म हो गया, या पानी हमारे पास नहीं है। पानी का पर्याप्त मात्रा में, पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पानी फैला हुआ है। और विंड एनर्जी मतलब हवा का जो ताकत होता है, उसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? पवन चक्र, राजस्थान वगैरह में जिधर हवा बहुत ज़्यादा चलती है और ऊपर से उधर का जो ज़मीनी भाग है वो समतल है पूरा, वैसे जगह में चक्र लगा के इससे हम लोग कंटिन्यूस एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस जिसको रिन्यू किया जा सकता है, क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सेकेंड पॉइंट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। देज रिसोर्सेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। ऐसे रिसोर्सेस जो लाखों वर्ष लगाते हैं बनने में। सम ऑफ द रिसोर्सेस लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल। उसमें से कुछ मेटल जो होते हैं, धातु जो होते हैं, उसे रिसाइकल तो किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो है जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। वो एक बार जो बन गया वो बन गया, उसको बनने में फिर करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से कितने पार्ट में इसे बांटा गया है? 4 जो भाग आप लोगों ने पहले देखा था। इंडिविजुअल, ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। वो सारे संपत्ति, वो सारे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसको खरीदा गया हो या उसका अधिकार हो उस पर, वैसी सारी संपत्ति को क्या कहेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। व्यक्तिगत संसाधन, जैसे आपके घर में अगर बाइक होगी वो आपका इंडिविजुअल हो गया, कार होगा, या फिर आपके घर में कुआं होगा, या आप जिस सेल फोन से मुझे देख रहे हैं ये फ़ोन है, ये सारे इंडिविजुअल में आएंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? कम्युनिटी ओन्ड, एसेसेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। वैसा संसाधन, वैसा रिसोर्सेज जिसका एसेस सभी के पास हो, उस कम्युनिटी में जितने भी लोग रहते हों उसके पास। जैसे शहरों में आप क्रिकेट खेलने के लिए किसी ग्राउंड में जाते हैं, गांव में आप ग्राउंड में जाते हैं, शहरों में पार्क में जाते हैं, या फिर गांव में तालाब होता है। तो वैसा सार्वजनिक स्थल जिस पे सभी का अधिकार हो उसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज नेशनल रिसोर्सेज। क्या है? राष्ट्रीय रिसोर्सेज। राष्ट्रीय रिसोर्सेज के अंतर्गत आपकी जो सीमा होती है, तटीय सीमा, मान लीजिए ये इंडिया का नीचे का पार्ट है, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है 19.2 किलोमीटर, इसके अंदर का कोई भी संसाधन अगर हमारे देश को प्राप्त होता है तो वो इसके देश के लिए होता है। और अगर जिस तरीके से आपकी इंडिविजुअल है, मान लीजिए आपका एक खेत है और उस खेत में आप एक कुआं खोद रहे हैं, और उस कुआं को खोदने के क्रम में आपको उस कुआं से पानी के बजाय अगर तेल प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में वो जीवाश्म ईंधन आपका ना होकर के, इंडिविजुअल ना होकर के नेशनल होगा, राष्ट्रीय रिसोर्स कहलाएगा। इस चीज़ के लेके गवर्नमेंट के पास एक लीगल पावर होता है। अब लास्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल रिसोर्सेस में हम लोग देखेंगे कि
जैसे ये तटीय सीमा है उसका 19.2 किलोमीटर डिस्टेंस के बाहर का, लगभग 200 किलोमीटर के बाहर का जितने भी खनिज संपदा प्राप्त होंगे वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएंगे। इनके लिए इन्होंने एक विशेष संस्थान रखे हुए हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट लेवल, विकास के स्तर के हिसाब से किस तरीके से संसाधनों को, रिसोर्सेज को बांटा गया है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसमें वैसे रिसोर्सेज को रखा गया है जिनमें पोटेंशियल है, इन मनुष्यों के जो संसाधन की आवश्यकता है उसे पूर्ति करने की, जो रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करने की, उसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज को रखा गया है। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो एक अलग क्षेत्र में प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं, लेकिन सही से उनका अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, इसमें वैसे संसाधन जिसका यूटिलाइज करने के लिए इसको मेज़र किया जा चुका है, इन संसाधनों को, इनका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का चेक किया जा चुका है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे टेक्नोलॉजी पे, हमारे जो प्रौद्योगिकी है वो कितना सक्षम है। अगर सक्षम हो पाएगी पूरी तरीके से तो इन संसाधनों का भी उपयोग भविष्य में, फ्यूचर में किया जाएगा। थर्ड नंबर पर देखते हैं स्टॉक और एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेस, वैसे रिसोर्सेस जो कि भंडारित हैं, स्टॉक भंडार, जो भंडारित हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। और एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेज सेम है, उसी का पार्ट है, जैसे कि नदियों में बांध बना के, बड़े बड़े बांध बना के उनसे उनका पानी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, ये सारी चीज़ें इनमें सम्मिलित है। अब हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। वैसा विकास जिसमें विकास तो हो लेकिन प्रकृति, इन्वायरमेंट, वातावरण को बिना हानि किए हुए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए। और दूसरा चीज़, सेकंड पॉइंट इसमें ध्यान ये रखना है कि जो डेवलपमेंट होगा उसके वजह से प्रेजेंट अच्छा हो, ये सही है, लेकिन इसके वजह से कहीं फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत ना हो, फ्यूचर जनरेशन को उस चीज़ का कमी का सामना करना ना पड़े।